अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस करेंगे जो जेकेपी कांस्टेबल में आए थे। देखते हैं हमें वो क्यों सॉल्व नहीं हुए, इतना डिफ़िकल्ट क्या था इसमें। आइए देखते हैं एक एक करके। क्या था पहला क्वेश्चन? जॉन डिसाइडेड टू एनरोल इन MBA प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी टू एनहेंस हिज बिजनेस स्किल्स। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ जॉन डिसाइडेड टू एनरोल, उसने अभी डिसाइड किया कि मैं MBA करूँगा। तो अभी उसने कोई ये डिसीजन नहीं लिया था कि किस यूनिवर्सिटी में जाए, क्या यूनिवर्सिटी में जाए। मतलब यूनिवर्सिटी अभी डिसाइड नहीं, इसलिए ये कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती थी, इसका कॉमन आता था। मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी की जगह ए ही लगता था, द और द यहाँ कैंसल होते थे। फिर रहा मसला ये था कि यहाँ क्या आर्टिकल लगता था। अगर आपको ये पता है, MBA प्रोग्राम ये एक नाउन आता है और नाउन की जगह आर्टिकल लगता है, और इसलिए यहाँ लगेगा एन MBA प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई वर्क एट अ कंपनी इन न्यूयॉर्क, दैट इज़ द कंपनी। कंपनी क्या है? ये कोई भी कोई इरे गिरे कंपनी भी हो सकती है। इसलिए हमें ये पता नहीं था कि हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये मेंशन नहीं किया था हमने, इसलिए ये कॉमन कंपनी थी, इसका ए आता आर्टिकल। तो जब एक सेंटेंस में कोई कॉमन नाउन दोबारा हम यूज़ करते हैं और वो फिर प्रॉपर नाउन बन जाता है, इसलिए कंपनी जब हमने दोबारा यूज़ की वो प्रॉपर नाउन बन गया, इसलिए वहाँ द यूज़ करना था। यहाँ क्या आया था फिर? ए, मतलब कोई इरे गिरे कंपनी, फिर जब हमने दोबारा यूज़ की वहाँ लगता द। चलिए आगे। क्या था? although it was raining they continued to hike। क्या देखना था? एडवर्ब क्लास देखना था। पहले हमें क्लास समझना है। क्लास क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिला के बनाता है क्लास। फिर बहुत सारे क्लासेस, एक या एक से ज़्यादा क्लासेस, उनको बोलते हैं हम सेंटेंस। तो ये एक सेंटेंस था, ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे कंटिन्यूड टू हाइक। हम पहले देखेंगे इसमें इंडिपेंडेंट क्लास कौन था, डिपेंडेंट क्लास कौन था। इंडिपेंडेंट क्लास वो है जिसको हम मतलब आगे कोई सेंटेंस और ज़रूरत नहीं है लगानी, मतलब वो खुद में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है। मिसाल के तौर पर दे कंटिन्यूड देयर हाइक, अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, दे कंप्लीटेड देयर हाइक, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्या बनता है? जब हम इसकी कोई वर्ड लगाते हैं जिससे क्यूरियोसिटी रहेगी कि इसके बाद क्या होगा। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, उसने क्या बताया? ऑल्दो अगरचे ये बारिश पड़ रही थी, तो हम फॉलो अप क्वेश्चन उसमें ज़रूर करते हैं, फिर क्या हुआ, ये बनता है फिर डिपेंडेंट। मतलब ये ज़रूरी है कि उसके आगे पहले कोई इंडिपेंडेंट क्लास हो चाहे, तभी जाके ये डिपेंडेंट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब डिपेंडेंट हमने देखा कौन सा क्लास है, अब उसी में देखते हैं एडवर्ब क्लास कौन है। एडवर्ब क्लास कौन यूजुअली होता है? जहाँ हम क्वेश्चन करते हैं क्यों। तो फिर हमने देखा कुछ वर्ड्स है जो जिससे हम पता चलेगा कि ये एडवर्ब क्लास है। मिसाल के तौर पर although जिस पे आए, तो आए, इफ, एज इफ, बिकॉज, वेयर, व्हेन, whenever, since, as, for, जहाँ पे भी सेंटेंस में ये मिले पहले, वो एडवर्ब क्लास ही यूजुअली होते हैं, इसलिए although यहाँ आएगा, although it was raining, ये एडवर्ब क्लास ही है। चलिए आगे, पिक आउट द इंडिपेंडेंट क्लास। अब यहाँ देखने हैं इंडिपेंडेंट, जो मैंने आपको ऊपर बताया इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, जिसको और आगे और क्लास की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, आपको होमवर्क कंप्लीट करनी चाहिए, करनी ज़रूरी है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया।
एंड नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू कैन वॉच योर फेवरेट शो, आप अपना फेवरेट शो देख सकते हो। मतलब यहाँ दो कंप्लीट सेंटेंसेस है। लेकिन मैंने बताया जब हम इसको कोई क्वेश्चन जैसा लगाते हैं सामने तो फिर ये डिपेंडेंट बन जाता है। देन यू कैन वॉच, हम इसको फॉलो अप क्वेश्चन करें कब, जब ये बोलेगा देन यू कैन वॉच मतलब इससे पहले कुछ काम करना होगा, वो हम चाहते हैं कि वो हमें बताए, वो होगा फिर इंडिपेंडेंट क्लास को। देन जिसमें आएगा वो डिपेंडेंट है, इसलिए वो काट करना। अब ये दोनों क्या है, ये खुद में एक कंप्लीट सेंटेंसेस है, इसलिए इसका आएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ओनरशिप जिससे हम कहते हैं, मतलब कोई चीज़ मेरा है, उसका है, वही उसी टाइप का सेंटेंस। क्या है यहाँ, द टीम मेंबर्स फ्रीक्वेंटली एनकरेज ईच अदर ड्यूरिंग प्रैक्टिस, इसमें कोई पॉजेसिव टाइप का कोई चीज़ नहीं है। देयर वॉज ए पीरियड व्हेन आई वॉज एक्सपीरियंस्ड ए ग्रेट जॉय, इसमें भी कोई पोजिशन नहीं बता रहा। ये आई विल बी रिटर्निंग होम दिस इवनिंग, इसमें भी कोई पोजीशन ओनरशिप नहीं बता रहा। द कैट वाज इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर, ये बिलोंग्स जो है ये आता है ओनरशिप, मतलब कैट उसका है, जो मैंने आपको ऊपर बताया उसका, मेरा, ये ओनरशिप बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, इसलिए यही इसका ऑप्शन था। मतलब यहाँ तक सारे इजी ही थे। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज अंडर, ये तो बच्चे पढ़ रहे थे। डू यू, डिड यू डू इट योर सेल्फ, ये यू और योर सेल्फ ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है, जो नाउन को पर्सनल मतलब जो कोई नेम वो होता है उसको उसको चेंज करता है प्रोनाउन में। इसको क्या आएगा, मी, आई, यू, यही आता है पर्सनल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम बता रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब काम करने वाला भी जिस पे किया गया वो भी वही है। क्या बता रहा है, डिड यू डू इट यूर सेल्फ, मतलब ये सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब सेम है, यू मतलब वो यू, हम उसको उसी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द आर्टिस्ट मिक्स्ड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट डेट्स फॉर हर पेंटिंग। क्या क्या लग सकता है इसको, अगर ये तो सेंटेंस क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, HEW, ह्यू, ह्यू मतलब कट और ड्रॉप करना। ये किसी साइनानिम एंटानिम में भी आ सकता है, ये बात याद रखना, ह्यू। अब ये है ह्यू, ह्यू क्या है, कलर और शेड। परफेक्ट कलर या परफेक्ट शेड, इसकी जगह HUE ही आता है। पता नहीं ये आपको पता होता या नहीं होता। हाँ, अब क्या है, द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मैलिएबल मेटल। हाँ, ये बात याद रखना कि ये बहुत इजी था, ये गलत नहीं हो सकता था आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ मेटल ही आता है। क्यों, ये मेटल के बाद द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मैलिएबल, मैलिएबल होता है कोई ऐसा एलिमेंट जिसको हम शीट्स में बना सकते हैं, आयरन, गोल्ड, तो उसी को बोलते हैं मैलिएबल। तो मेटल होता है वही दांत। वाइल अप्रेंटाइज डेमोन्स्ट्रेट हिज डैश बाय टायरलेसली वर्किंग लेट इनटू द नाइट, इसको क्या आता है, मेटल। मेटल मतलब कोप विद डिफ़िकल्टीज, मतलब बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए मतलब वो अपना काम करता है। अब रहा ये बहुत ज़्यादा इजी था, अगर आपने बचपन से सुना, अगर चलो ये मानते ये 3 आपको पता नहीं था, लेकिन बार्क आपको पता था। बार्क क्या होता है, छिलका। छिलका किस लिए क्या होता है, देखो, ए ट्रीज आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। देखो यहाँ एक ही ऑप्शन था, 4 को 2 आता था, तो इसी एक ऑप्शन से ये निकल जाता है। लेकिन आपने ये वाले पढ़ने स्टार्ट किए होंगे, स्टॉक का मतलब क्या है, स्टेम, और ये रीम का मतलब क्या है,
वो जूस वूस निकालने वाला वो मशीन। उसके बाद क्वेरी, क्वेरी का मतलब क्या होता है? पिट, डीप पिट, गड्ढा। तो यूज फॉर माइनिंग, तो ये एक से ही निकल जाता आपका। ये क्या है? ये बहुत इजी था, ये टेंस का था। यस्टरडे वाइल्ड एनिमल्स डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एट नेसेंट स्टेज। जो अभी फसल बहुत अच्छी तरह से नए नए उग चुके थे, अब उम्मीदें थी कि फसल अब तैयार हो जाएगा, उम्मीदों की किरणों पर उन्होंने पानी फेर दिया। क्या? यस्टरडे मतलब ये बीता हुआ कल, यस्टरडे मतलब इसका पास्ट सिंपल आएगा। यस्टरडे, डे बिफोर, या हम कोई फिक्स डेट जब लगाते हैं ना, ये कंप्लीट काम हो चुका है उस डेट पर, इसका मतलब पास्ट सिंपल है ये सेंटेंस। अब यस्टरडे जब एनिमल्स आ गए, उन्होंने डिस्ट्रॉयड किया। क्या किया? एंड कॉज ह्यूज लॉसेस टू द फार्मर्स। कॉज नहीं आएगा, कॉज्ड आएगा, क्योंकि ये सारा पास्ट में है। यहाँ कॉज नहीं आएगा, कॉज्ड आएगा, ये पास्ट। यहाँ पे भी यही। द गवर्नमेंट ग्रांटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्मॉल बिजनेसेस that get affected by the recent natural disaster। Granted मतलब दे दिया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस। दैट गेट इफेक्टेड नहीं आएगा, दैट गॉट इफेक्टेड आएगा। पास्ट सिंपल यहाँ पे भी आएगा। बाय रीसेंट, जो मैंने आपको बताया, जब ऐसे ही आता है ना कि बीता हुआ कल, तो रीसेंट डिज़ास्टर जो हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने ग्रांट किया था, तो गेट नहीं आएगा, गॉट आएगा। ये वाला गलत था यहाँ पे। चलो आगे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। यहाँ पंक्चुएशन करनी थी आपको। क्या करना था आपको? पहले ये क्या था? ये था ये नरेशन का। शी सेड, ये आई कैन नॉट वेट फॉर द कंसर्ट, ये था रिपोर्टेड स्पीच, ये इन्वर्टेड कामाज में होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे है ही नहीं। तो इसके बाद क्या आता है? आई कैन नॉट वेट फॉर द कंसर्ट, ये एक एक्साइटमेंट की वो सेंटेंस बता रहे हैं, इसका नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूरी होना चाहिए। ये भी गलत था क्योंकि इसमें नहीं था। शी सेड, शी सेड के बाद आता है पहले कामा, कामा के बाद ये दो आते हैं, फिर सेंटेंस आगे चलता है। ये एक्चुअली ऐसे होता है। शी सेड आई कैन नॉट वेट फॉर द कंसर्ट, फिर आता है हर आइज़, फिर ये खुद का ये बता रहे थे उसकी डिटेल्स। हर आइज़ वेर स्पार्कलिंग विद एक्साइटमेंट, इट स्टार्ट्स एट 7 PM, सो वी शुड लीव बाय 6:30। ये भी नहीं आता क्योंकि यहाँ कामा लगाना चाहिए था। ये चलिए आगे। ये भी यही था। आर यू कमिंग टू द पार्टी, ये जब क्वेश्चन होता है इसका क्वेश्चन मार्क ज़रूरी होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं था। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड रेजिंग एन आईब्रो, ही आस्क्ड के बाद ज़रूरी काम आना चाहिए। तो आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड, मतलब ये भी वो डायरेक्ट ये नरेशन वाला ही था, तो इसको इन्वर्टेड कामा में लगाना चाहिए था क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसका मतलब ये भी गलत है, इसका ये आंसर आ जाता है। क्वेबल, क्वेबल हमें देखना था, पहले यही नहीं आते थे। एक्वेसेंस, परवेरिकेट, कॉन्कर, रिकॉन्सिलेशन। अब आप अगर आपको ये नहीं पता फिर ये चार क्यों करने थे? ये ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था। फिर भी अगर हमें चार ऑप्शन में तीन मिलते, लगते कि ये एक जैसे, लेकिन ऐसा भी यहाँ कुछ नहीं लगता था। तो जिसके याद होंगे ये सारे वोकैब्स वो तो कर लेता आराम से। क्वेबल मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज़ करता है, वो छोटी छोटी टुच बातों पर वो क्रिटिसाइज़ करता है, यही प्रॉब्लम है उसकी। अगर हमें साइनानिम देखनी है, इसका कौन सा साइनानिम है? एक्विसेंस मतलब एक्सेप्ट करता है, सर नीचे झुका के जो इसको बता रहा है वो क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, मतलब ये इसका एंटोनिम है। कंकर मतलब एग्री करना,
मैं आपसे सहमत हूँ, जो आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मतलब ये भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता, ये इसका एंटोनिम था। रिकन्सिलेशन मतलब किसी के साथ पैचअप करना, मतलब इसको बोलते हैं कि अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हो चुकी है, फिर बोलते हैं हम चलो सलाह ही करेंगे, इसको बोलते हैं रिकन्सिलेशन। पुरानी बातें छोड़ो, चलो नए से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये भी क्रिटिसाइज़ नहीं है, ये भी मतलब जुड़ाव का ही है, ये भी एग्री का ही है, ये तीनों एग्री टाइप के ही है, इसलिए यहाँ आया था परवेरकेट, मतलब ये भी यही क्रिटिसाइज टाइप का ही है, इसलिए साइनानिम आता है इसका यही। अब क्वेश्चन क्या है, टेनेशियस। टेनेशियस क्या है, टेनेशियस हम देखेंगे टेनेशियस है क्या। टेनेशियस मतलब क्या है कि कोई चीज़ जिस पे हम फर्म होल्ड रखेंगे, नहीं किसी चीज़ पर फर्म बिलीव रखता है और उसको पकड़ के रखता है, बोलता है नहीं मुझे यही करना है। अब ये देखिए, इसका देखना है साइनानिम, इसका सेम कौन है। अगर आपको मैं बताऊं, ये टिम्बड़ आपने सुना होगा, टिम्बड़ क्या होता है, ये लैक ऑफ करेज होता है, ये इसका मतलब ये इसका उल्टा है, एंटानिम है इसका। तो एप्रहेंसिव, एप्रहेंसिव भी वही होता है, एप्रहेंसिव फियरफुल, लैक ऑफ करेज, ये भी यही सेम टाइप का है। अब वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग का भी यही है, हेजिटेंट और अनडिसाइड, जिसको ये पता नहीं मुझे क्या करना है, ये जो चीज़ मेरे हाथ में है क्या ये ठीक है या गलत है, इसका ये फर्म बिलीव नहीं है। मतलब ये तीनों इसके एंटानिम आते हैं। अब स्टॉन्च, स्टॉन्च होता है यही लॉयल और कमिटेड, किसी चीज़ पर कमिटेड रहना, नहीं यही है मेरे लिए। अब एंटानिम की बात आ रही है, एंटानिम्स भी ऐसे ही, ऑकल्ट, ऑकल्ट मतलब ये मिस्टिकल, सुपर नेचुरल, मिस्टीरियस थिंग्स, उसको बोलते हैं ऑकल्ट। अब क्या है, अब हम देखेंगे क्रिप्टिक, अनकैनी और एंजमेटिक। एंजमेटिक क्या, ये तीनों क्या है, ये मिस्टीरियस के बारे में ही है। मतलब स्ट्रेंज कोई होता है ना, क्रिप्टोग्राफी अगर आपने पढ़ी होगी, जैसे हम हमारे पास कुछ चीज़ है, इसको हम कोडिंग में लिखते हैं, इनक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं, मतलब हाइड करते हैं, ये भी एक टाइप का मिस्टीरियस ही है। अनकैनी भी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस ही है, एनिज्मेटिक भी यही है, मिस्टीरियस ही है और हिडन सीक्रेट, मतलब ये तीनों इसके क्या है, साइनानिम। अब रहा एक फैथोमेबल, ये इसका एंटैनिम है। एंटैनिम मतलब जिसको हम आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो हिडन होता है, मतलब वो जो मैंने बताया इनक्रिप्शन कोडिंग में, मतलब ये क्या होता है, फैथोमेबल होता है, जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, ये इसका टोटली एंटोनिम है। चलिए देखते हैं आगे। ग्वेल, ग्वेल किसको बोलते हैं, डिसऑनेस्ट, मतलब उस टाइप कनिंग, कनिंग टाइप का पर्सन, मतलब जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका देखेंगे हम क्या है, ये ट्रिकरी और डिसीट और सबटरफ्यूज, ये तीनों क्या है, ये तीनों इसके साइनानिम है। तीनों का मतलब एक ही है कि अपना अपने मफाद के लिए लोगों को धोखा देना, डिसऑनेस्ट रहना या डिसेप्ट, या उनका मतलब वो रास्ता भटकाना, तो ये सारे इसको। अब बचता है एक कैंडर, कैंडर का मतलब है ऑनेस्ट, ये इसका एंटानिम था। आप देखते हैं ये क्या था, कंपैशन और एम्पैथी। एरोगेंस, कंपैशन मतलब एम्पैथी, एरोगेंस क्या आता है, ये अगर देखेंगे ये तीनों इसके एंटोनिम थे। देखो कॉन्फिडेंस, ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी, तीनों किसके बराबर आते हैं, मतलब एक टाइप का ये वो अच्छे इंसान के टाइप के, मतलब अच्छे इंसान की, मतलब कॉन्फिडेंस भी होता है अच्छा ही, मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, ह्यूमिलिटी भी होती है, सच्चाई मतलब वो हया टाइप, मॉडेस्टी भी उसी टाइप का होता है, प्राइड फ़ख्र, खामखा अपने आप को ऊंचा दिखाना, ये एरोगेंस होती है। आप देखते हैं
ये भी उसी तरह के। यहाँ तो एंटोनिम साइनोनिम ही मुझे लग रहा है 6 आए थे। ये बहुत ऑलमोस्ट सारी डिफ़िकल्ट ही थे, हो सकता है इन दोनों में से कुछ निकल जाता। एडवेंचर, एक्साइटमेंट। और डेंजर क्या होता है? डेंजर भी उसी डेंजर की टाइप का ही होता है, इसका साइनोनिम देखना था। वैलर मतलब करेज, करेज ही है। फॉर्टिट्यूड भी करेज, बहादुरी, तीनों बहादुरी के लिहाज से है। अब रहा एक फ्राइट जो कवर्ड है, मतलब जो डरपोक होता है, वो डेंजर से ही वो होता है। चलिए आगे। अब रहा ये विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प क्या मतलब होता है? इम्पॉसिबल टू गेट। ये एज इट इज़ फ्रेज ये याद रखना। ये क्या है? इम्पॉसिबल टू गेट, मतलब करो क्या करोगे, लेकिन मिलने वाला तो है ही नहीं। जैसे हम बोलते हैं मारो हाथ पैर, लेकिन कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसी तरह उसका यहाँ एक ही होता है कि एन इल्यूजनरी परस्यूट दैट इज़ कैप्टिवेटिंग बट अल्टीमेटली अनअटेनेबल। जो मैंने बताया इम्पॉसिबल टू गेट, अनअटेनेबल अगर आपने ये देखो ये किसी में नहीं था यहाँ, तो ये था इसका आंसर। आगे, विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। अब ये आइटम्स आ गए। डेज ऑफ रिक्रून, डेज ऑफ रेकॉनिंग। रेकॉनिंग मतलब डे ऑफ जजमेंट जिसको हम बोलते हैं। जो काम करो, जो आपकी डीड्स है, करो क्या करना है, लेकिन एक वक्त आएगा, एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। एक दिन आएगा वो आपको ज़रूर पे बैक करना पड़ेगा जो आपने काम किए हैं। मतलब जजमेंट पीरियड व्हेन पास्ट एक्शन, जो मैंने आपको बताया, करो क्या काम करने हैं, एक दिन आएगा कि इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलेंगे। मतलब इसका सज़ा या जज़ा आपको मिलेगा ज़रूर। मतलब डे ऑफ जजमेंट के बारे में, या आप ऐसे भी कर सकते हैं डेज ऑफ रेकॉर्डिंग। अब रहा ये भी फ्रेज ही था। ही हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल फॉर सेवरल डेज बट द डॉक्टर्स आर होपफुल दैट ही विल। अगर ये तो डायरेक्ट फ्रेज थी, ये पुल थ्रू मतलब ठीक हो जाएगा, इसका यही मतलब है। कम आउट, कम आउट मतलब पब्लिक में आना, पब्लिक व्यूज़ में। होता है ना, कोई छुपा हुआ होता है, फिर एक दिन अचानक वो रिवील हो जाता है। तो इसी तरह ये पुल आउट, पुल आउट होता है मतलब अब विड्रा करना, अगर या रिज़ाइन करना। आप जॉब किसी जगह करते थे, किसी के साथ आप पार्टनरशिप में थे, आपने क्या किया? पुल आउट किया। पुल आउट, मैं वापस चला जाता हूँ, मैं विड्रा करता हूँ, रिज़ाइन, लीव, यही है इसका मतलब। ये सारे फ्रेजेस ये याद रखने, फ्रेजल वर्ब्स। अब रहा ये फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फ्रेज। ये भी फ्रेजल वर्ब। माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल डैश हर बिकॉज ऑफ हर अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस। क्या आता है कि इसकी अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइसेस की वजह से लोगों ने इस पर क्या किया है, लोगों ने उसको, लोग उसकी तरफ अब उस नज़र से नहीं देख रहे थे। मतलब वो अब उसको बुरे नज़र मतलब वो नीच नज़र से अब उसको देख रहे थे। उसको क्या बोलते हैं? लुक डाउन अपॉन। ये इसकी फ्रेज है, लुक डाउन अपॉन मतलब नीचा देख रहे थे उसको। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू मतलब इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, फॉल थ्रू मतलब ख़त्म हो जाना। कोई प्रोजेक्ट हमने बनाया, अचानक वो ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब वो काम ही नहीं किया, हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो गई, मतलब वो अचानक ही होता है। सपोज़ हमने एक ब्रिज स्टार्ट करना बनाया, अचानक गवर्नमेंट ने बोला हमारी फंडिंग नहीं है, ये वही प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो गया, और ऐसे ही मतलब इसको बोलते हैं फॉल थ्रू, मतलब फेल हो जाना, स्टॉप हो जाना। फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन होता है मतलब डिपेंड करना किसी और चीज़ पे, किसी और चीज़ के लिए। आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गए, फिर आप किसी और चीज़ की मदद कर रहे हैं, मतलब फॉल बैक ऑन, जो आपने बैकअप रखा था उसी की मदद से आप फिर ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन टैकल करते हैं।
लुक डाउन भी वही है। लुक डाउन क्या होता है, मतलब किसी को लुक डाउन करना, मतलब जो आपके आपके ये अनइम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है या कोई डिज़र्व नहीं करता रेस्पेक्ट, फिर हम उसकी तरफ देखते नहीं है, फिर हम सीधे मुंह फेर के चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं लुक डाउन। अब क्या है, एज दे नेविगेटेड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट्स थ्रू वो नेविगेट करते, दे स्टम्पल्ड ऑन एन एंशंट रून, एक एंशंट रून है उसके ऊपर वो चले, दैट वाज हिडन बीनीथ द उसके, क्योंकि उसके ऊपर वेजिटेशन थी, ग्रास व्रास चढ़ा था, इनको पता नहीं थे, वो उसके ऊपर चले गए थे। मतलब क्या था उसका फिर, मोशन में थे ना, इसलिए अपॉन आएगा। She walked dash the bustling market, taking in the vibrant colors and enchanting the scents of fresh produce and spices। मतलब ये पास थ्रू हम यूज़ करते हैं, अगर यहाँ मार्केट है, यहाँ से बीच में निकल जाते हैं, और यहाँ भी दुकान शॉप्स होती है, यहाँ भी ऐसे ही ये थ्रू आएगा। इन द मार्केट होता है जब हम मार्केट में होंगे, कुछ काम करते होंगे, लेकिन जब हम सीधे चलते चलते होते मार्केट को क्रॉस करते हुए, हम बोलते थ्रू, थ्रू आएगा इसका आंसर। ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।